जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारा प्यार दे रहे होंगे। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की, तो इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर सकता है। कंटेंट और क्वालिटी आप दोनों देख सकते हो। 100+ वीडियो हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जब आप तक ये रीच होगी वीडियो की, जब तक कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। 1 सितंबर को एग्जाम है और नेक्स्ट वाला हमारा 13 अप्रैल को 2025 में एग्जाम है। तो नियर बाय हमारे पास 2 एग्जाम आ रहे हैं, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो। कोई एफकेट की भी तैयारी कर रहा है तो भी मुझसे जुड़ सकता है, और मेरा जो अनुभव रहा है डिफेंस एग्जाम को लेके वो मैं आपके साथ हमेशा साझा करता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, बस ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर जो अप्रैल का है वो आपके सामने लेके आया हूं मैं। मार्च का मैंने कवर करवा दिया, फरवरी का मैंने कवर करवा दिया है, दिसंबर का करवा दिया, जनवरी का हो गया। अब अप्रैल का चल रहा है। अगर कोई रह रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे। तो इट्स रोहित रानवे, ठीक है। और आगे बढ़े फिर। यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए या एफकेट जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इट्स माई डिटेल, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ क्या करेंगे, मुझे मैसेज पिन कर देंगे, जिससे आपको क्या मिल जाए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिफेंस एग्जाम या डिफेंस अवेयर बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, डिफेंस अवेयरनेस, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे डिफेंस एग्जाम एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, करंट अफेयर में और बायोलेटरल ट्रीटीज वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो डिफेंस अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहता है, यहाँ कनेक्ट करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है पश्चिम लहर या पूर्वी लहर बोल सकते हो। पूर्वी लहर, द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्ट पूर्वी लहर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है, ईस्टर्न कोस्ट पे किया है, विशाखापट्टनम वाले एरिया में, ठीक है। तो कौन सी है, पूर्वी लहर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पूर्वी लहर किसने कंडक्ट करी है, तो किसने, इंडियन नेवी ने। पता होना चाहिए, नहीं तो आर्मी, एयरफोर्स उनके ऑप्शन रहेगा, कोस्ट गार्ड भी रहेगा। तो इंडियन नेवी। दूसरा एक्सरसाइज दस्तलिक, ये दस्तलिक उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। तो आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, आपका होमवर्क है, बताइए कौन सी जगह पे हुई है, ठीक है। इंडिया में हुई है कि उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है, तो कहां हुई, इंडिया में हुई है तो कहां हुई है, ठीक है। तो ऑपरेशन दस्तलिक 2024 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट करी गई। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जिसे ATACM बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली कंफर्म प्रोवाइड लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिक मिसाइल टू यूक्रेन। क्यों दी गई है, अगेंस्ट द रशिया। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर छुपा नहीं है, तो ये मिसाइल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ये किसने बनाया है, तो यूएसए ने। यूएसए की कौन सी कंपनी ने, तो बोइंग ने, ठीक है। चलो, क्रिस्टल मेस 2, इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली कैरी आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल। तो पूछा जा सकता है क्रिस्टल मेज मिसाइल जो है वो किसने फायर करी और टेस्ट करी है, तो बेसिकली किसने, इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। और ये क्या है, इट्स अ एयर लॉन्चर, मतलब ये हवा से फायर करी जाएगी। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। और इट इज अ इजराइल ओरिजन। तो आपके क्रिस्टल मेज मिसाइल कहाँ की ओरिजन है, इजराइल की ओरिजन है। तो आपको पता रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछेंगे। क्रिस्टल मेज मिसाइल 2 जो है वो किसने टेस्ट करी है, तो इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, एयर लॉन्चर है। और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मिसाइल है, तो ये कौन सी है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दे देगा, तो नहीं, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और ये टारगेट हाई वैल्यू स्टेशनरी और रिलोकेटेड एसिड को भी टारगेट कर सकती है, और ये रेडार और एयर डिफेंस के मदद से हिट करती है टारगेट को। आप देख सकते हो, यहाँ मैंने फोटोज वगैरह लगाई है आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मैं लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट, रैम्पेज मिसाइल, इसराइल ने रिसेंटली
रैम्पेज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल। तो रैम्पेज मिसाइल कैसी है? एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये इरानियन मिलिट्री बेस पे अटैक किया था। ठीक है, किसने किया था? इजराइल ने। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिसाइल? रैम्पेज मिसाइल। डिफेंस अटैक या अटैच, सॉरी, डिफेंस अटैच। इंडिया इज बिगेन टू पोस्ट मिलिट्री एंड डिफेंस अटैच टू सेवरल न्यू कंट्रीज ऑफ बिग मूव टू एक्सपांड द की रीजन ऑफ द ग्लोब। बिल्कुल, इंडिया चाहता है कि हमसे और भी कंट्री जुड़े, हमारे इक्विपमेंट्स बिके, दूसरी चीज है उनको भी सुरक्षा मिले इंडियन औजारों के साथ। ठीक है। डी है member of the armed forces embassy respect of his country defense establishment abroad, जैसे कि अफगानिस्तान, वियतनाम, कंबोडिया, तो ऐसी कंट्रीज को हम लोग क्या करेंगे? डिफेंस अटैच करेंगे। ऑल थ्रू द सम लार्ज कंट्रीज में बी डीए टू रिप्रेजेंट द सर्विस ब्रांच सच एज एयर और फोर्स नेवल अटैच। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो डिफेंस में जो जानकारी आपको चाहिए अप्रैल महीने की थी वो मैंने आपको पूरी देने की कोशिश करी है। सी डोम, ये भी बहुत न्यूज में रहा है। सी डोम ये इजराइल ने बनाया है, स्टिप माउंटेन डिफेंस सिस्टम है ये, और ये नेवल वर्जन है इजराइल आयरन डोम एयर सिस्टम का। ठीक है, तो सी डोम ये डिप्लॉय करी गई है और ये कौन सा वर्जन है आपका? आप कौन सा वर्जन? हाँ, नेवल वर्जन है। ठीक है, पता होना चाहिए सी डोम। सी डोम विच फर्स्ट इन बिल्ड 2024, ऑपरेशनल 2022 से स्टार्ट किया गया है और ये माउंटेड 10 शिप के ऊपर ये माउंटेड किया गया है। दुर्गा 2 डीआरडीओ ने बनाया है, पता होना चाहिए। डायरेक्टर अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन, देख सकते हो आप दुर्गा 2। ठीक है, दुर्गा 2 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिपोर्टेड टू बी टेस्टिंग प्रोटोटाइप ऑफ द दुर्गा 2 डायरेक्टरी अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे सिस्टम है। ठीक है, तो पता होना चाहिए डिफेंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए, क्रक्स आपके सामने में लेके आया। देखो, सिविल सर्विस वाला क्वालिटी कंटेंट यहाँ नहीं पढ़ना है अपने को, इतना पढ़ना है आपका डिफेंस एग्जाम निकल जाए। डिफेंस एग्जाम निकालने के कुछ प्लान्स होते हैं, प्लान्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो जरूर डिफेंस के एग्जाम निकलेंगे, नहीं तो हवाबाजी करते रह जाओगे, अटेम्प्ट चले जाएंगे। ये सिविल सर्विस नहीं है 32 साल तक दे सको। डिफेंस फोर्सेज एग्जाम है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दूसरा आ जाता है अग्नि प्राइम मिसाइल, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अग्नि प्राइम कैसी मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये पूछा भी गया, अग्नि से सवाल भी आए हुए पहले। ठीक है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। सक्सेसफुली फाइट टेस्टेड द स्टैटिक फोर्स कमांड डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कहाँ टेस्ट किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखें तो न्यू जनरेशन है, अग्नि क्लास मिसाइल है ये, और इसका मैक्सिमम रेंज 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक है, और ये लाइट है अग्नि सीरीज में, क्योंकि अग्नि सीरीज बहुत सारी। तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सबसे पहली अग्नि मिसाइल की रेंज क्या है। जो सबसे पहले अग्नि मिसाइल बनी थी उसकी रेंज क्या है? ठीक है, इट वेट हैज रीच्ड 50% लेस देन द अग्नि 3 मिसाइल। तो ये जो प्राइम है उससे पहले और भी 4-5 मिसाइल आ चुकी है, और ये गाइडेड मिसाइल का काम करती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जो जो चीजें मैंने आपको बता दी, न्यूक्लियर कैपेबल है, टेस्ट कहाँ करिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा के अंदर। ठीक है, और डीआरडीओ और स्टैटिक फोर्स कमांड के थ्रू ये बनाई गई है। नीमू पदम दारचा रोड किसने बनाया है? बीआरओ ने। और ये कहाँ काम करेगा? नीमू पदम दारचा रोड लद्दाख के अंदर काम करेगा। तो बीआरओ का सिग्निफिकेंस बहुत है। आप कमेंट में लिखेंगे कि जो बीआरओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये स्टैब्लिश कब हुई। क्या लिखना है? बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है और स्टैब्लिशमेंट कब हुई। ठीक है, चलो शैल वी मूव। चलो अब आ जाते हैं बायो हैकिंग। बायो हैकिंग इज द पिकिंग ऑफ इंडियन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, so making the inroad tier 2 tier 3 cities. It is a term used to describe various tips and tricks for body ability to function at peak performance and maybe even of the lifespan. तो मतलब बायो हैकिंग जो मेट्रो सिटीज में स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं लोग, उनको थोड़ा सा अपने बॉडी एनहेंस करने के लिए, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करने के लिए बायो एनहेंसिंग चीजें लाई गई है। बायो एनहेंसिंग एक तरीके का प्रोसेस है, बस वही याद रखना है।
नेक्स्ट पिंक हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के प्रकार दिए, ग्रीन हाइड्रोजन ये स्टीम पर रिफॉर्मिंग करता है और ये नेचुरल गैस से बनता है। ब्लू हाइड्रोजन ये व्हाइट कार्बन कैप्चर करता है, नेचुरल गैस से बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। ब्लैक हाइड्रोजन गैसिफिकेशन से बनता है, कोल से बनता है। पिंक हाइड्रोजन किससे बनता है? न्यूक्लियर एनर्जी से। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले? पिंक हाइड्रोजन, जो किससे बनता है? आपका न्यूक्लियर एनर्जी से। टर्किश हाइड्रोजन आपने ये नाम नहीं सुना होगा, पर ये नेचुरल गैस से बनता है, ठीक है। और येलो हाइड्रोजन आता है सोलर एनर्जी से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लिए न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू स्पर पिंक हाइड्रोजन, तो वहां मैंने आपको बता दिया था। जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस पावर बाय द न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको पिंक हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रोसेस क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेगा, और इसका सोर्स क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। पिंक हाइड्रोजन इज अ प्रॉमिसिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स मतलब आपके क्या हो गए? नेचुरल गैस हो गए, CO2 जैसे गैस हो गए, दूसरे आपके कोल हो गए, और आपके क्रूड ऑयल हो गया। इसको हम सबको क्या करना है? एलिमिनेट करना है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एविएशन, हेवी ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज्ड टू फीडस्टॉक ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ नो ग्रीन हाइड्रोजन एमिशंस, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है अब मुझे मैसेज पिन कर दीजिए। अब आ जाइए क्यूयून ट्यूब, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA नाम पता होना चाहिए। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारा इसरो है वैसे चाइना का CNSA रिसेंटली लॉन्च QN2 सैटेलाइट टू कंप्लीट सक्सेस, ठीक है। अभी आपको सर्च करना है सैटेलाइट लॉन्च क्यों करी गई, क्या कारण था इसका, ये आप सर्च करेंगे। गियाई BH3 astronomers spotted the most massive stellar black hole of Milky Galaxy of Gian S2। तो ये ब्लैक होल देख सकते हो आप, ये ब्लैक होल है, तो उसका नाम क्या रखा है? गियाई BH3। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि थोड़ा सा गले में खिंचाहट हो रही है। ओके, Gian BH3, ethylene oxide, a center for food safety Hong Kong recalled the event fish curry masala from India alleging of the presence of the process called the ethyl oxidant। तो हमारे जो मसाले हैं उसके अंदर क्या मिला है? इथाइल ऑक्सीडेंट। इट इज अ फ्लेमेबल गैस विद अ समवॉट स्वीट ओडोर। इसका ओडोर कैसा होता है? स्वीट ओडोर होता है, मतलब मीठा मीठा सुगंध आता है। इट डिजोल्व इजीली इन वाटर, इट अपरेस क्लियर कलरलेस गैस विद द इथेनॉल ऑर्डर, ठीक है। तो ये बिल्कुल कलरलेस होता है, ठीक है, और इसका जो खुशबू है वो बहुत प्यारी सी निकलती है। तो इथाइल ऑक्साइड के बारे में आप थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करें, गूगल दिया है भगवान ने, उसको रिसर्च के लिए यूज करेंगे इथाइल ऑक्साइड। नेक्स्ट, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम स्कोर 2.0 देख सकते हैं। ये क्यों है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च किया न्यू वर्जन। कंप्लेंट, अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड वगैरह होता है, या किसी भी तरीके से, जैसे शेयर मार्केट को पूरा हैंडल करने का काम कौन होता है? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को हैंडल करने का काम कौन करता है? सेबी करता है। तो ये क्या है? कंप्लेंट दर्ज करने की एक वेबसाइट है जिसको क्या बोला गया? स्कोर्स 2.0। मैन 5CV वैक्सीन, ये नाइजीरिया के अंदर लाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है, मैन 5CV वैक्सीन has taken a historic step to fight against the Minamata, become the first country in the world introduce a new effective vaccine called MEN 5CV। आपसे ये पूछेगा MEN 5CV वैक्सीन कौन सी कंट्री ने सबसे पहले लेके आया? तो नाइजीरिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल अपग्रेड द 9-year-old नेशनल करियर सर्विस पोर्टल लिंक मिलियन ऑफ यूथ टू एम्प्लॉय बेसिस। भाई रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इलेक्शन हो गए, रोजगार कब मिलेगा पता नहीं। 2015 में लॉन्च किया गया था नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, ठीक है ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वर्क टुवर्ड द ब्रिजिंग ऑफ गैप बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर्स।
मतलब जिसको जॉब देना है और जिसको जॉब लेना है उसके बीच में ये क्या करेगा, ये फाइंडिंग करेगा और उनको मिलाएगा। कैंडिडेट सीकिंग ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस, एजेंसीज ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, ये सब चीजें करी जाएगी। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के वजह से। तो आप पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। अगर आपको लग रहा है सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ ऐसे ही आते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। बकवास मुझे करना आता नहीं है, जो सच है वो बता रहा हूँ। करंट अफेयर ढंग से पढ़ोगे तो काम बनेगा, नहीं तो हवाबाजी हो जाएगी। ठीक है, तो ढंग से पढ़ो। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ये ऐप लाया गया है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ठीक है, चलो अब इकोनॉमी पे आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था। एक या दो क्वेश्चन अज्यूम करके चलो, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा है। एनडीए वाले करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी के, और कुछ नहीं, बेसिक इकोनॉमी है। ग्रीन टेक्सोनॉमी, आरबीआई एंड द फाइनेंस मिनिस्टर को टेक इंस्पिरेशन फॉर वर्ल्ड, स्पेशली द आसियान रीजन। इसके हेडक्वार्टर का है आसियान का, ये बताओगे आप कमेंट में। और स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये बताओगे। ठीक है, दो चीज बताना है, आसियान का हेडक्वार्टर का है और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। Green taxonomy is living document creating an update of secretary view possible of trajectory. The green taxonomy is a framework to define what can be called environment, sustainable and investment. समझो, सबसे बड़ी और सबसे, ये ग्रीन टैक्सोनॉमी लाया क्यों गया। ग्रीन टैक्सोनॉमी का मतलब है कि हमको हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हो रही है उसको कैसे कम करना है। इस वजह से आपके ग्रीन टैक्सोनॉमी ला गया। तो इकोनॉमी तो हम डेवलप कर रहे हैं, बट उसके साथ हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वजह से ग्रीन टैक्सोनॉमी लाया गया। ठीक है, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा देख लो। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, ये ऐसे बैंक होते हैं जिनको जिनको कि मनी लैंडिंग की अथॉरिटी नहीं मिलती है। मतलब इसमें आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है, ये आपको लोन दे देंगे, जैसे कि कौन सा हो गया, बजाज फाइनेंस। ठीक है, और होम क्रेडिट, ये सब क्या है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है। ये आपको सिर्फ लोन दे सकते हैं, इसमें आप अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है, तो देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹1 करोड़। इनके पास कितना होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। बैंक इज अकॉर्डिंग टू वन टॉप लाइसेंस नॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर, ये सब बैंक क्या करती है, लोन देती है। लोन आपसे ब्याज पे ले लेती है, मतलब ब्याज पे देगी आपको, वापस ब्याज ले लेगी। इसका काम ऐसे ही चलता है। ये बैंक का काम नहीं करता, सेविंग करंट अकाउंट ये नहीं खोलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। ठीक है, यहां तक बस समझ लो। और इनको कितना पैसा रखना पड़ता है, 1000 करोड़ की लमसम रखना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इंडिया की क्या हाल है वो देख लेते हैं। 69, एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 69 इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक में आई है 424 एंटिटीज में से। ठीक है, 424 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में से 69 इंडियन यूनिवर्सिटी भी आई है। जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो कि रैंक फर्स्ट पे आई है। ठीक है, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 12 स्ट्रेट ईयर, मतलब 12वें साल कंटिन्यू रही है ये। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये रैंक क्या कर रही है, 149। देख लो, आईआईटी बॉम्बे का सपना जो देखते हो, तो ये है 149 रैंक पे। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री, सबसे इंडिया ने बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन या अपने इंस्टीट्यूट भेजे थे। एशिया नंबर रैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ 69 आफ्टर द मेनलैंड ऑफ चाइना। चाइना के पास 101 यूनिवर्सिटी का प्रपोजल था और हमने कितने भेजे थे, 69। इंडिया होल्ड द फोर्थ पोजीशन इन द टोटल नंबर ऑफ रैंक एंटिटीज, 454। चाइना 1141, जापान 510 और साउथ कोरिया 499। जिसमें हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, एनडीए वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो यहीं से डिग्री कंप्लीट करते हैं। कहां से करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर है। ये 20th पोजीशन पे आई है। तो आईआईटी मुंबई से भी अच्छी इसकी रैंक आई है, देख सकते हैं आप। तो आईआईटी मुंबई से पढ़ना है या एनडीए करके जेएनयू में जाना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। चलो, सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन लाइटेड इन्वेस्टमेंट कंट्री सोवरन ग्रीन बॉन्ड
from foreign institution investment. Green bond is debit security that issue the rise of capital, support the climate related environment project according to the World Bank. ठीक है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट राइज टू रिसोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट. समझो, सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है, समझना सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है. गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, मनी, नो मनी, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बॉन्ड रिलीज कर रहा है. क्या कर रहा है, बॉन्ड रिलीज कर रहा है. अब ये बॉन्ड रिलीज करेगा तो खरीदेगा कौन, आप लोग, मैं लोग, मतलब कौन, पीपल. गरीब लोग तो नहीं खरीदेंगे, मतलब जिसके पास पैसा है वो बॉन्ड खरीदेगा. ये बॉन्ड में जो पैसा लगाया जाएगा तो फिक्स, जैसे कि 9% का इंटरेस्ट है, वो 2 साल या 3 साल जितने साल के लिए देते हैं उस हिसाब से दे दिया जाएगा. और ये जो पैसा आएगा वो इन्वेस्ट करेंगे किसमें, ग्रीन बॉन्ड में. ग्रीन बॉन्ड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो ऐसा रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पॉल्यूशन रहित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. इस तरीके से सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लाया गया. ठीक है, तो इसमें आरबीआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, तो आरबीआई इनिशियल ऑफरिंग करता है और बॉन्ड्स किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा. नहीं समझ में आया तो रिकैप करके आराम से देखो. अब आ जाते हैं पॉलिटी. पॉलिटी में ज्यादा टॉपिक थे नहीं. आर्टिकल 244 है, असम डिपू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन कैंडिडेट है प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 244A कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट द ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट. तो आपको बताना है कौन से शेड्यूल में आसाम को रखा गया है, कौन से शेड्यूल में, फटाक से बताओगे कमेंट डाउन करके. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि यहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है बेसिकली पंचायती या उस क्षेत्र के अंदर वो कौन मैनेज करेगा. और मतलब जैसे लोकल रिचुअल्स वगैरह होते हैं या कोई भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑटोनोमस बॉडी जो होती है वो खुद डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती. दिस प्रोविजन वाज इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 22nd अमेंडमेंट ऑफ 1969. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जल्दी बताएंगे मुझे कि आसाम कौन से शेड्यूल में आता है. ठीक है, चलो आर्टिकल ढंग से पढ़ लेना. आर्टिकल 244A. मेरी कोशिश पूरी जा रही है, हिस्ट्री खत्म हो फिर पॉलिटिकल साइंस पे हम लोग शिफ्ट करेंगे. वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आराम से देखेंगे, समझेंगे और काम हो जाएगा. खुला अंडर द इस्लाम लॉ. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड द मुस्लिम वुमेन हैज एब्सोल्यूट राइट टू यूनिलैटरल एंड एक्सट्रीम जुडिशियल डाइवोर्स थ्रू द खुला अंडर द इस्लामिक लॉ. देखिए, पहले इस्लामिक लॉ में वो उनका खुद का अंदर ही मटेरियल सुलझाते, जैसे मतलब डिवाइस होता, जो डाइवर्स होता था, तलाक तलाक तलाक, ये 3 बार बोलो तो डाइवर्स हो गया. एलिमिनी देनी है तो देंगे, नहीं देना है तो छोड़ देंगे, बस थोड़ा बहुत अमाउंट देके काम निपट जाता. बट अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बना दिया है या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लॉ बना दिए, तो उसके बाद क्या होता है, आपको वो चीजें देनी पड़ेगी और ये बाइंडेड हो गया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुला प्रोसेस. देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ वुमेन रिटर्निंग मेहर. मेहर का मतलब क्या होता है, जो डाउरी लेके आई है ना वो पूरी देनी पड़ेगी. रीचिंग अ फाइनेंशियल सेटलमेंट विद हर हस्बैंड एज अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट फॉर एंडिंग द मैरिज. पहले तो डाउरी पूरा देना पड़ेगा. दूसरी बात है वुमेन को क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट देना पड़ेगा. ठीक है ना, सेटलमेंट देने का मतलब क्या है, उसको घर भी देना पड़ सकता है, होम भी देना पड़ सकता है, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए पूरा खर्चा भी देना पड़ सकता है. तो ये डिवोर्स लेना इतना इजी नहीं है. तो मुस्लिम लॉ में पहले नहीं था, अब ये आया हुआ है खुला अंडर द इस्लामिक लॉ जो था, अब वो कोर्ट के थ्रू ऐसे ऐसे प्रोसेस से गुजर सकते हैं. ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो. Predicted offense. Supreme Court recently quashed the money laundering case after noting that there was no predicted offense in case and pursuit of the crime. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब बताएंगे आप. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ऐसा मतलब चालबाजी करना, जैसे चिट फंड्स वाले होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग ही तो करते हैं, आपसे पैसा ले लेंगे, बोलेंगे इतना इतना इंटरेस्ट देंगे पर बाद में मिलता नहीं है, तो ये क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया. ठीक है, a predicted offense of crime that compound of more complex criminal activity associated with money laundering organize the crime. It serves as the underlying criminal illegal activity है.
द प्रेडिक्टेड ऑफेंस इज यूजुअली टू डिस्क्राइब मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपसे जालसाजी से पैसा ले लिया गया, मीठी मीठी बात करके, उसे मनी लॉन्ड्रिंग में एज अ क्राइम में तो 2 से 4 साल के बीच में आपकी सजा होगी और पैसा भी रिफंड करना पड़ता है। ठीक है, चलो ज्योग्राफी एनवायरमेंट से देखें, क्लाउडेड टाइगर कैट। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्कवर किया गया है ब्राजील के अंदर, थ्रेट फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग, तो इसको मारा जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा क्लाउडेड टाइगर कैट कहाँ देखा गया है? ब्राजील के अंदर देखा है। टाइगर ऑल्सो नो एज ऑनसीलिया, और क्या बोला जाता है उसको? ऑनसीलिया। कैट आर द स्मॉल स्पॉटेड कैट और स्टॉक सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका, ह्यूमन हंटिंग ऑफ प्रीटी, दे आर अमंग द शियाटी एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट। तो ये क्लाउडेड टाइगर कैट जो है ये छोटी भी है और इनका शिकार भी हो रहा है, और इसकी वजह से क्या है, ये इंडेंजर्ड हो गई है, और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल कट रहे हैं। ठीक है, और इनका इलीगल पोचिंग भी करा जा रहा है इनकी चमड़ी वगैरह के लिए। तो क्लाउड टाइगर कैट कहाँ देखने को मिलेगा? ब्राजील के अंदर, मतलब साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्डन ट्रेवली फिश देख सकते हैं, ICAR। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव सक्सीड द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ गोल्डन ट्रैवलिंग। आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, गैनाथोनोडॉन स्पीसीज। ठीक है ना, और ये किसने फाइंड किया है? सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। बस इतना ही पता रखो, काफी है। रॉसिस आइशील्ड देख सकते हैं, रॉसिस आइशील्ड, ये बेसिकली सेंटीमेंट ऑन द डे है। बेसिकली ये जो आइज है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग बॉडी है, अप्रॉक्स 4,87,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओनली 10% ऑफ आइट शेल इज विजिबल, मतलब ऊपर सिर्फ कितना दिख रहा है? 10% दिख रहा है, बाकी नीचे 90% है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन फेम होने की संभावना तो यहाँ से दिख नहीं रही है, बट ठीक है, ये वाला पूछ सकता है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, और बाकी PDF वगैरह में तो आपको सब मिल जाएगा। माउंट एरिबुरस कहाँ मिलेगा? सबसे पहली चीज वोल्केनो एंटार्क्टिका में मिलेगा। $6,000 एवरी सिंगल डे गोल्ड बस, उसके अंदर से जो सोना निकल रहा है, मतलब उसके अंदर से जो बस्ट निकल रहे गोल्ड के, ठीक है ना, तो $6,000 के वर्थ है। ठीक है, और ये कहाँ निकला है? माउंट एरिबरस कहाँ पर है? एंटार्क्टिका में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज द मोस्ट साउथर्न एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन रॉज आइलैंड, एंटार्क्टिका। तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये? रॉज आइलैंड में। Stratovolcano characterized by the Mount Elbrus known as the persistent lava lake। इसको और क्या बोला जाता है? persistent lava lake। ठीक है, इसमें से क्या क्या निकल रहा है? लावा, टेम्फाइल और वोल्केनो एशेस। देख सकते हैं ये रहा। तो जितना जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना कवर कर लो, सफिशिएंट है। देखो करंट अफेयर 6 महीने का करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं आपके लिए क्रक्स ही लेके आता हूँ, क्योंकि देखो अपने को सटीक पढ़ना है और अपना एग्जाम निकालना है। फालतू की बकवास इधर उधर करोगे मजा नहीं आएगा। माउंट रुआंग, माउंट रुआंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंडोनेशिया के अंदर, साउथ सोलोवेसी के अंदर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 10,932 फीट ऑफ द सी लेवल। और ये किस तरीके का माउंटेन है? कैल्डेरा माउंटेन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बस। माउंट रोगा कैसा है देख सकते हो, और ये इंडोनेशिया में है, नॉर्थ सोलोवेसी आइलैंड में, और इसकी हाइट कितनी? 10,932 फीट है, और ये एक तरीके का कैल्डेरा माउंटेन है। तो और कितने प्रकार के माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिखोगे। ऑफलाइन वाले बच्चे आपको पढ़ाया हुआ है, वॉल्केनिक माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो अगर आप सॉल्व करोगे तो डैम श्योर हो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, और सर्च कर रहे हो तो मतलब आप कुछ कर रहे हो, और जब कुछ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन के नजदीक हो। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2023 रिपोर्ट आया है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये मुझे बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और स्टैब्लिश कब हुआ है। ये मैं इसलिए देता हूं कि आप समझो। तो एशिया विल अफेक्ट 79% एक्सट्रीमली क्लाइमेट डिजास्टर रिपोर्ट ऑन द कॉन्टिनेंट 2022। एशिया has recorded the second highest mean temperature record 2020, जिसमें जापान और कजाकिस्तान सबसे ज्यादा गर्म देश पाया गया। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट दी है एशिया के क्लाइमेट पे,
तो बहुत गंभीर रिपोर्ट दी है। हम सेकंड बोल सकते, सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है हमने। और ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन्वायरमेंट की वजह से हम कितना टेम्परेचर हाई देखें। पुणे के अंदर देख लो ना कितना टेम्परेचर हाई हो गया है। ग्लेशियर कंटिन्यू रिट्रेट एक्सलेट द रेट ऑफ हाई टेम्परेचर, ड्राई कंडीशन, ईस्ट हिमालय, सेंट्रल एशिया, तानशान माउंटेन्स। आप मुझे बताएंगे तानशान माउंटेन कौन सी कंट्री में, तियानशान माउंटेन कौन सी कंट्री में? ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन। तो रिसेंटली भूटान के अंदर हुआ है ये, और $1 बिलियन का हम खर्चा करेंगे। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है? एनजीओ जुड़ी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जुड़ी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, CDS में रिसेंट में क्वेश्चन आया है, CDS 2024 फर्स्ट वाले में क्वेश्चन आया है IUCN के ऊपर। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जुड़ा है, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ये भी जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइगर को बचाना है, इंडिया, भूटान, नेपाल, यहाँ टाइगर मिलते हैं, तो टाइगर को बचाना, उसके लिए $1 बिलियन की फंडिंग दी गई है। ठीक है, चलो आगे देखें। ग्रेट रिफ्ट वैली देख सकते हैं, रिफ्ट वैली कैसे दिखती है, भ्रंश घाटी भी इसे बोलते हैं। मेनी पीपल डाइड व्हेन द डैम बर्स्ट इन द बैंक नियर ऑफ केनिया रिफ्ट वैली। ठीक है, बहुत से लोग मर गए क्योंकि डैम फट गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिफ्ट वैली सरफेस दैट अलोंग द ईस्ट अफ्रीका, तो सबसे खतरनाक अफ्रीका में देखने को मिलेगा रिफ्ट वैली। ठीक है, तो इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम बोला जाता है। इंडिया में भी ये, आप बताएंगे कहां पर है। फ्रॉम जॉर्डन टू साउथ वेस्ट एशिया, कोस्ट ऑफ द इंडियन ओशन, सेंट्रल मोजाम्बिक, यहाँ भी आपने को देखने को मिलेगा। कहां कहां ग्रेट रिफ्ट वैली है? इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, केनिया और तांजानिया। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेट रिफ्ट वैली कौन कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगी, 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं होगा उसके अंदर। तो इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, केनिया और तांजानिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट रिफ्ट वैली। लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल, तो अबाउ नॉर्मल इंडिया एक्सपेक्ट, इस साल का भी हमारा बेड़ा गर्क ही है, इस साल भी कुछ बारिश होनी नहीं है, क्या है क्या नहीं है आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, पढ़िए। ठीक है, ये आपके लिए रखा है, थोड़ा आप भेजा अपना खोलिए। ठीक है, आपके लिए क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहां से। बस मुद्दा ये, आपकी शिद्दत होनी चाहिए, जब तक आपकी शिद्दत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्कीम्स देखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अप्रोक्स 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, देख सकते हैं आप, समझो। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा 75% एलोकेटेड फंड ऑफ 39 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तमिलनाडु अंडर द MP लैड 2019 से 2024 हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड सो फार, अभी तक यूज ही नहीं करा है। तो 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, तो यूज ही नहीं किया इनने। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया जो इनका जहां से चुन के आते हैं वहां खर्चा करे, रोड बनाए, सड़क बनाए, हॉस्पिटल बनाए, है ना, स्कूल बनाए, पर ये करते नहीं है, अपना पेट भरना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाज लॉन्च कब करी गई थी? 1993 टू 94। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पार्लियामेंट टू रिकमेंड वर्क क्रिएशन ड्यूरेबल कम्युनिटी बेस्ड ऑन द लोकल फील्ड टेकन देयर कॉन्स्टिट्यूशंसी नेशन प्रायोरिटी नेमली इज ड्रिंकिंग वाटर। क्या क्या उनको सुविधा मुहैया करानी है 5 करोड़ से? ड्रिंकिंग वाटर देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, पब्लिक हेल्थ देना है, सैनिटेशन देना है, रोड देना है, पर ये लोग देते नहीं है। देखो एनुअल हर साल 5 करोड़ मिलते हैं और ये नॉन लेक्सिबल होते हैं, ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे पहला साल 5 करोड़ मिला, आपने 4 करोड़ खर्च कर दिया तो 1 करोड़ बचा, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा? ये 6 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हर साल अमाउंट बढ़ते जाता है। ठीक है, लोकसभा मेंबर कैन बी रिकमेंडेड वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से चुन के आए वहां इनको लोकल डेवलपमेंट करना होता है। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा सिलेक्टेड वन और मोर डिस्ट्रिक्ट फॉर द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो चूज कर सकते हैं कि मेरे को कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेवलपमेंट करना है, तो वो उनको वहां खर्चा करने को मिलेगा। MP आर रिकमेंडेड एवरी ईयर वर्क कोटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द ईयर। ठीक है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए 5% का ही खर्चा किया है,
और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तो क्या किया है मुझे तो पता ही नहीं चला। द सेंटर डायरेक्टली ट्रांसफर सैंक्शन अमाउंट 2.5 करोड़, मतलब वन टाइम 5 करोड़ नहीं दिए जाते हैं, डिवाइड करके दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है 5 करोड़ रुपए हर साल। उसके बाद भी ये गधे क्या नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं हमारे समाज का। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए हमें कि हम किस व्यक्तियों को चुन के भेज रहे हैं। अवार्ड और अपॉइंटमेंट, इंडिया जगत पवादिया was re-elected for the term of 5 years इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के री-इलेक्टेड कौन हुए चेयरमैन, जगत पवाडिया। संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपलिफ्ट ट्राइबल कमेटी के चेयरमैन बने। ठीक है, कौन, संजय कुमार मिश्रा। प्रतिमा सिंह ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से डायरेक्टर बनी है डीपीआईआईटी की। रवि शंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने 1 साल और के लिए। नैनिल प्रभात अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी, भाई मार्क कर लो स्टार्क। एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर कौन बने, नील प्रभात। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये क्या होंगे, हमारे नेवल स्टाफ के अगले चीफ होंगे। कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। सेंट्रल अपॉइंटमेंट मनोज पांडे एज अ न्यू फाइनेंस कमीशन ऑफ द मेंबर। तो मनोज पांडे को क्या किया गया है, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया है। संजय नायर अपॉइंटेड न्यू एसोचैम मेंबर, ये पूछा जा सकता है, एसोचैम के बारे में पहले भी पूछा। संजय नायर को बनाया गया एसोचैम का मेंबर। आलोक शुक्ला प्रेस्टीज अवार्ड मिला है उनको, कौन सा, गोल्ड मैन एनवायरमेंट प्राइज 2024। रणदीप हुड्डा को क्या बनाया गया, रणदीप हुड्डा को क्या दिया गया, लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को भी लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो 2 एक्टर के नाम याद होना चाहिए, पहला रणदीप हुड्डा और दूसरा अमिताभ बच्चन को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नायिका आदिवेद नायर एज अ यंग ग्लोबल लीडर के तहत उनको अवार्ड दिया गया है। और कन्नडा पोएट ममता जी सागर ऑनर्ड विद प्रेस्टीज अवार्ड ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कन्नड़ा पोएट जो कि ममता जी सागर है उनको प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रेस्टीज वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज किसको मिला है, तो ममता जी सागर को मिला है। ऐसे 3-4 नाम दे देता है नीचे और उसमें फिर बोलता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि रिसेंट में किन व्यक्तियों को लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, तो या तो अमिताभ बच्चन ऑप्शन में होगा या तो रणदीप हुड्डा होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा एनएसजी का डायरेक्टर कौन है, तो नलिन प्रभात है। ठीक है, रिसेंट में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसको बनाया जा रहा है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट पूछता है, ये डिफेंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। हमारे देश में फूड क्राइसिस तो हो ही रखी है। तो सबसे पहले नियरली 282 मिलियन पीपल फेस हाई लेवल एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। 60 कंट्रीज मान के चलो 2023 में, मतलब 60 कंट्रीज के अंदर 282 मिलियन लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ये हमारा डाटा कह रहा है। ठीक है, फूड क्राइसिस एजेंसी ऑफ यूरोप यूनियन डेवलप नॉन गवर्नमेंट सब ये देख रहे हैं। इट आइडेंटिफाई कॉम्प्लीट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इकोनॉमिक शॉक, 3 मेन ड्राइवर बिहाइंड द एक्सीबरेशन फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो फूड क्राइसिस होने के बहुत सारे कारण हैं, वॉर हो सकता है, रेफ्यूजीज हो सकते हैं, गरीब मतलब पुअर कंट्रीज हो सकते हैं। इस वजह से गरीबी हमारे देश में मंडरा रही। हमारे देश में भी गरीबी है, पर 59 जो कंट्रीज है उसमें इंडिया भी हो गई। शेजिन वीजा बेसिकली यूरोपियन यूनियन दे रहा है, लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री स्कीम है ये, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। तो कौन दे रहा है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती है,
27 कंट्री आती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टे मैक्सिमम 90 डेज होगा और लॉन्ग स्टे 180 डेज हो सकता है। द वीजा डज नॉट गिव द राइट टू वर्क, ये वर्क के लिए नहीं है, ये बेसिकली आपको घूमना फिरना है उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है शेनजिंग वीजा, ठीक है ना, ये चाइनीज नाम लग रहा है पर मुद्दा ये यूरोपियन यूनियन ने दिया है। ठीक है, तो आप 27 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में आती है उसके अंदर विजिट कर सकते हैं और मिनिमम 90 दिन मैक्सिमम 180 दिन घूमने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ग्लोबल फूड क्राइसिस ये देख लिया है, 59 कंट्रीज, लगता है रिपीट हो गया, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको सब चीजें मिल जाएगी। यूराल रिवर, इसका ओरिजिनेटिंग कहाँ से, ओरिजिनेशन कहाँ से मुझे फट से बताओगे। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से निकल रही है, तो फेडरल इमरजेंसी साउथ ओरीबांग रीजन ऑफ यूराल रिवर, ये बेसिकली रशिया से होते हुए देख सकते थोड़ा रशिया और कजाकिस्तान से बह रही है। इट ऑल्सो रेफरेंस एज अ जियांग रिवर इन द कजाक लैंग्वेज, इसको जो आपकी यूराल रिवर है उसको कजाक लैंग्वेज में क्या बोलता है, ज्वेंग रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, ओरिजिनेशन बताना है आपको, कमेंट में करना है। ऑक्स, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ब्रिटेन, ये तीन मिलके क्या बना है, ऑक्स। ये क्यों बनाया है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये बनाया गया और ये कब बनाया है, 2021 में बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए। ऑक्स के बारे में पूछता है, ऑक्स में तीन कंट्री कौन सी है, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मिसलेनियस देखेंगे डे और थीम्स में। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे। देखो मिस मत करना, थोड़ा सा बोर हो सकता है पर करंट अफेयर है, मिस बिल्कुल नहीं करना। इसका थीम क्या है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइन 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, लव एंड कंसाइन। नेशनल हैंडलूम्स डे 6 अप्रैल को मनाया जाता है। बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट, ये दोनों पूछता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा नेशनल हैंडमेड डे कब मनाया जाता है, या तो पूछेगा उसका थीम क्या है, मतलब उसका मोटिव क्या है। वर्ल्ड हेल्थ डे ये जरूर पूछ सकता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। माय हेल्थ माय लाइफ या माय राइट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होमो पर्व, वन हेल्थ वन फैमिली। वर्ल्ड चगास डिसीज डे, तो टैकलिंग चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर द लाइफ, तो 14 अप्रैल को मनाया जा सकता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूर सिलेक्शन लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया और मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, तो मलेरिया डे पूछा जा सकता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटरनरी डे मतलब मिडवाइफ्स, मतलब आया उसको बोल सकते इजी। वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। ठीक है, तो ये देखभाल करने का काम करती हैं बीमार व्यक्तियों का, उसको वेटरनरी या मिडवाइफ्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ो, 2-4 बार पढ़ो, हो जाएगा। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। देखो करंट से हिस्ट्री को कैसे जोड़ा जा सकता है। एनसीईआरटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस सर्टेन रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सिलेबस क्लास 12, 12वीं क्लास में कुछ चेंजेस कर रहा है। हरप्पा वाज द बेस ऑफ द राखी गढ़ी। आर्कियोलॉजिकल लोकेटेड हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, जस्ट 27 किलोमीटर। गग्गर रिवर वहां देखा गया है, गग्गर हागरा रिवर प्लेन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा गया। और ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट साइट भी बोली जाती है, और ये ब्राउन एज का टाइम पीरियड था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो कब था ये, 6500 बीसी के टाइम पीरियड में। ठीक है, कहां कहां देखने को मिलेगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गर्नीवाल जो कि पाकिस्तान में है, और धोलावीरा जो कि गुजरात में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा राखी गढ़ी को देख लेना। पहनगिरी, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल और म्यूजियम इनने कॉइन को पहनगिरी बोला है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर। ये बुद्धिस्ट साइट है, ये लोकेटेड है 110 किलोमीटर हैदराबाद से।
ठीक है ना। और पानी का संस्कृत मीनिंग क्या होता है? स्नेक और गिर ऑफ हिल्लॉक, ठीक है। और इसका मोटो क्या है? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का यात्रा भविष्यति इतिहास रक्षति, वेयर हिस्ट्री इज प्रेजर्व फॉर द फ्यूचर। यात्रा भविष्य इतिहास रक्षति, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आप आराम से इसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने अप्रैल का करंट अफेयर खत्म करवा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आपको क्या करना है? लाइक और शेयर जरूर करना है। मैं आशा करता हूं आप कुछ नया सीखेंगे और इसी तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू ऑल।